हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। भाई पढ़ते रहिए। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ, आप मेहनत करें और ज़्यादा अच्छे से करें, टाइम कम है। कोई डाउट हो अवश्य बताएं। हम लोग एक न्यू टॉपिक शुरू करेंगे। न्यू टॉपिक ना कहें, सॉरी। हमने अभी जैसे बताया था टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी। टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में दो बताया था, एक बताया था इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरा बताया था एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट के बारे में ये बताया था कि इन्नेट इम्यूनिटी इनबॉर्न होती है, एक्वायर्ड जो होती है वो आफ्टर बर्थ हैपियर होती है। ठीक है, इन्नेट डिफ्रेंसिएशन मैंने बता दिया था। यहाँ पे हम लोगों को मेनली जो पढ़ना है वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ना है। एक्वायर्ड में कौन कौन से हैं, क्या क्या करते हैं ये हमारे बॉडी में, या कैसे ये डेवलप होते हैं हमारे बॉडी में, इसके बारे में डिटेल स्टडी करते हैं। एक्चुअल में इसको दो और नाम से पुकारते हैं, क्यों पुकारते हैं वो देखते हैं। एक तो इसको एक्वायर्ड इम्यूनिटी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। स्पेसिफिक इन द सेंस दैट स्पेसिफिक इम्यूनिटी in the sense that this immunity develop for a particular or for a specific antigens। मतलब ये पर्टिकुलर एंटीजेंस के खिलाफ पर्टिकुलर एंटीबॉडी इसमें बनेगी, या पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ हमारी बॉडी में इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक इम्यूनिटी बोलते हैं। एक और बोलते हैं इसको एडेप्टिव भी बोलते हैं। स्पेसिफिक के साथ साथ क्या बोलते हैं इसको, एडेप्टिव इम्यूनिटी भी बोलते हैं। एडेप्टिव इन द सेंस दैट कि इसमें अगर जैसे बैक्टीरियल एंटीजन के या किसी बैक्टीरिया के खिलाफ अगर हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बन रहा है तो वो बैक्टीरिया के खिलाफ ही काम करेगा, वायरस के खिलाफ नहीं काम करेगा। या बैक्टीरिया में भी अगर मान लो डिप्लोकोकस के खिलाफ बना है, डिप्लोकोकस न्यूमोनी के खिलाफ बना है, तो वो डिप्लोकोकस न्यूमोनी के खिलाफ काम करेगा, वाइब्रोकोलरी के खिलाफ काम नहीं करेगा। या अगर क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई के खिलाफ बन गया एंटीबॉडी तो वो कॉलरी के खिलाफ या निमोनी के खिलाफ काम नहीं करेगा। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, एडेप्टिव बोलते हैं, या मतलब ये कह लो कि ये स्पेसिफिक बोलते हैं। एडेप्टिव और स्पेसिफिक दो नाम से इसको एक्वायर्ड को हम बोलते हैं और या पुकारते हैं। ये कह लो एक्वायर्ड इम्यूनिटी को कि कुछ ये कह लो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होती है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर हम देखते हैं कैसे कैसे ये डेवलप होता है। इसी को हम अनदर लैंग्वेज में डिजीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। एक्चुअल में न्यूबॉर्न बेबी है उसमें ये डेवलप होता नहीं है। धीरे धीरे जैसे जैसे वो एंटीजन फेस करता जाएगा उस एंटीजन के खिलाफ, उसमें पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ या स्पेसिफिक एंटीजन के खिलाफ स्पेसिफिक एंटीबॉडी उसमें बनती जाएगी और इस तरह से उसकी बॉडी में धीरे धीरे रेजिस्टेंस आता जाएगा। किसके खिलाफ, पैथोजेंस के खिलाफ या एंटीजेंस के खिलाफ। इसीलिए इसको हम एक्वायर्ड बोलते हैं। तो पूछा जाता है या बोला भी जाता है कि राइट द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो पहले हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये देखते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक में ये बोला जाता है कि इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिसिटी होती है। स्पेसिफिसिटी अभी हमने बता दिया कि एक पर्टिकुलर एंटीजन के खिलाफ एक पर्टिकुलर एंटीबॉडी बनेगी। स्पेसिफिक फॉर अ स्पेसिफिक एंटीजन स्पेशल टाइप ऑफ एंटीबॉडी आर डेवलप्ड इन आवर बॉडी। ये स्पेसिफिसिटी होती है इसकी। सेकंड याद रखना, डाइवर्सिटी। होता क्या है कि हमारे इस एक्वायर्ड इम्यूनिटी में वाइड रेंज ऑफ रिकॉग्निशन पावर होता है। ये सिर्फ बैक्टीरिया वायरस को ही नहीं रिकॉग्नाइज करती है। ये बैक्टीरिया वायरस को हटा दो, बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ, रिकेट्सिया, क्लमाइडी, वाइड रेंज ऑफ पैथोजेंस, वाइड रेंज ऑफ एंटीजेंस, केमिकल्स, मतलब बहुत सारी चीज़ों को रिकॉग्नाइज करने की क्षमता होती है इसमें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बैक्टीरिया वायरस तक ही सीमित है, ये वाइड रेंज में है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम कि इसमें डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा होता है, इसमें डाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। थर्ड जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट, हालांकि इसको मानते हैं हम लोग, इसके पास एक और कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। वो ये होता है कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन, इसको ये बोलते हैं डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। एक्चुअल में होता क्या है
कि हमारी इम्यून सिस्टम के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि हमारा सेल्फ सेल है, हमें इसे डिस्ट्रॉय नहीं करने हैं, और ये नॉन सेल्फ है, इसको डिस्ट्रॉय करने हैं। एक्चुअल में एंटीबॉडी बनाने वाले जो सेल्स होते हैं जैसे बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, इनके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। वो रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करते हैं कि ये सेल्फ सेल है और ये नॉन सेल्फ सेल है। तो इसलिए इनके पास ये डिस्क्रिमिनेशन की प्रॉपर्टी होती है कि ये डिस्क्रिमिनेट कर सकें कि ये सेल्फ है और नॉन सेल्फ है। इसी से हम बचते हैं। अगर ये डिस्क्रिमिनेशन लॉस्ट हो गया तो हमारी ही एंटीबॉडी हमारे खुद के सेल को डैमेज कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, डेथ हो जाएगी हमारी, जिसको बोलते हैं ऑटो इम्यून सिंड्रोम। अगर एक बार ऑटो इम्यून सिंड्रोम हो गया फिर बॉडी को बचना मुश्किल हो जाता है। हालांकि इसमें हम लोग पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी में अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस पढ़ेंगे हम लोग। सोमेटिक और रूमेटॉइड दो तरह की होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो होता है वो ऑटो इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है। तो खैर ये आगे के मतलब टॉपिक में है। इसके पास एक सबसे बड़ी कैपेसिटी होती है कि ये डिस्क्रिमिनेट करता है कि ये भाई सेल्फ और ये नॉन सेल्फ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे हमने घर के बाहर एक गार्ड लगा दिया भाई, या किसी सोसाइटी में जा रहे हैं, गार्ड है तो सोसाइटी का गार्ड सोसाइटी वाले को पहचान रहा है, उसको तो जाने देगा, दूसरा आएगा उसको रोक देगा, नहीं रुकेगा, फोर्सली रोकेगा, उससे नहीं होगा, उसके हाथ में गोली, बंदूक का गोली मार देगा। तो कंडीशन इसमें यही होती है, डिस्क्रिमिनेशन होता है। और चौथी जो बात होती है इसके पास वो होती है मेमोरी। ये सबसे ज़्यादा, हालांकि यही एक ऐसी चीज़ है जो हमें पूरी लाइफ बचाने का काम करती है, नहीं तो हमारी बॉडी इतनी फाइट करेगी, फाइट करते करते ख़त्म हो जाएगी। इसके पास क्या होता है, एक बार अगर कोई एंटीजन आ गया तो उस एंटीजन के खिलाफ अगर एक बार एंटीबॉडी बन गई तो उसकी मेमोरी सेल बन जाती है। और एक बार अगर मेमोरी सेल बन गई तो उसके बाद वो मेमोरी सेल ज़िंदगी में कभी भी अटैक करेगा तो हमारी बॉडी बड़ी फास्ट या मतलब बहुत क्विक एक्शन लेती है। देखो ये काम कैसे करता है। एक्चुअल में कोई भी अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन आता है, कोई भी एंटीजन अगर फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी पे अटैक करेगा तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, या अनदर लैंग्वेज में बोलते हैं हम फर्स्ट इनकाउंटर। होता क्या है, मान लो कोई एंटीजन आया तो जब सबसे फर्स्ट टाइम एंटीजन आएगा तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स या फर्स्ट इनकाउंटर। ये वीक होता है, ये है, इसको बीच से मैं बांट देता हूँ। ये जो है वो है फर्स्ट या प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। जो प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है ये लो इंटेंसिटी का होता है, वीक होता है। इसको फर्स्ट इनकाउंटर भी बोलते हैं। फर्स्ट मतलब क्या कहते हैं, अटैकिंग बोलते हैं। तो जो फर्स्ट अटैकिंग होता है वो काफ़ी लो इंटेंसिटी का होता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एंटीबॉडी नहीं होता है। लेकिन इसके पास एक फ़ायदा ये हो जाएगा कि उसकी मेमोरी सेल बना के रख लेगा। ये मेमोरी सेल जब दोबारा अगर सेम पैथोजन अटैक किया तो इतनी क्विक या इतनी फास्ट एक्शन लेगा कि उसको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कह लो या मिनट या विद इन आवर सबको डिस्ट्रॉय कर देगा, डैमेज कर देगा। दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। तो ये पूछा जाता है व्हाई सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इज मोर स्ट्रोंगर देन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, बिकॉज प्राइमरी immune response has no any memory cell while secondary immune response is based on memory cell। और वो memory cell quickly divide or proliferate, differentiate to and produce large amount of antibody that destroys antigens। तो जो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो इसलिए होता है स्ट्रोंगर क्योंकि ये किस पे बेस्ड होता है, मेमोरी सेल पे बेस्ड होता है। ये बेस्ड ऑन मेमोरी सेल, ये मेमोरी सेल पे बेस्ड होता है। तो इस तरह से दो तरह के इम्यून हो गए। ये देखो कितनी स्ट्रॉन्ग है, पढ़े होगे एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। RH पॉजिटिव अगर फादर है और RH निगेटिव अगर कौन है, मदर है, तो उनकी एक ही चाइल्ड होता है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट चाइल्ड में प्राइमरी रिस्पॉन्स आ गया किसका, RH पॉजिटिव का। अब कि मदर क्या है, RH निगेटिव है, यानी मदर में ब्लड ये एक फैक्टर नहीं है। तो जो ये फैक्टर नहीं है, 8th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर बताया था मैंने एक बार, तो ये 8th नंबर क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, वो फादर के थ्रू रिफ्लेक्स एक्शन मदर के ब्लड में चला गया। अब मदर का ब्लड क्या करेगा, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स ले लिया, अब ये एंटीबॉडी बना के रख देगी मदर की ब्लड। अब दूसरी बार जैसे ही नेक्स्ट फीटस डेवलप होना, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा, नेक्स्ट टाइम फीटस डेवलप होगा, जैसे ही उसमें ब्लड बनना शुरू होगा तुरंत क्विक एक्शन लेगा सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स और इधर से एंटीबॉडी जाएगी,
और फीटस के ब्लड आपस में ब्लड से रिएक्ट करके और क्लम्पिंग कर देगा, ब्लड को क्लम्पिंग कर देता है, फीटस की डेथ हो जाती है, या ये कह लो कि फीटस एबॉर्ट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटाइलिस। +1 में पढ़े होगे इसको ब्लड में। तो यही दोनों रिस्पॉन्स काम करते हैं। वैक्सीनेशन क्या है? वैक्सीनेशन प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स है। हमने वैक्सीन के रूप में दवा थोड़ी दिया, वैक्सीन के रूप में हमने एंटीजेंस दे दिए बॉडी में। अब एंटीजेंस के रूप में क्या दे सकते हैं? ये वैक्सीनेशन आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। पहले फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन तक वैक्सीन आ गई। तो अब क्या करते हैं कि जो उससे बनने वाले प्रोटीन्स है वो हमारी बॉडी में ट्रांसप्लांट करते हैं या बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, तो एंटीजन होता है। वो एंटीजन जब आएगा तो हमारी बॉडी को प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स मिल गया, हमारी बॉडी सेकेंडरी के लिए अलर्ट हो गई। अब दूसरी बार वो पैथोजन जब अटैक करेगा, हमारी बॉडी बहुत तेज़ी से क्विकली फाइट करेगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। तो ये मेमोरी सेल होता है टोटल का टोटल। अगर मेमोरी सेल ना रहे तो हमारे बॉडी में सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप ही नहीं होगा। तो ये पूछा जाता है सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स डेवलप ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी सेल। क्लियर? तो ये था 4 कैरेक्टर्स, स्पेसिफिसिटी, डाइवर्सिटी, डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और 4th मेमोरी सेल। ये था एक्वायर्ड इम्यूनिटी के कैरेक्टर। अब इसकी टाइप्स देखो कौन कौन है। टाइप्स एक्चुअल में टोटल के टोटल जो इम्यून सिस्टम है हमारे लिम्फोसाइट बनाते हैं। एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम को हमारे लिम्फोसाइट्स बनाते हैं, एक ही सेल बनाते हैं। अब यही लिम्फोसाइट कैसे बनते हैं या प्रोलिफरेट करते हैं या कैसे ये डिस्टिंग्विश होते हैं एक से दूसरे में, ये देखते हैं, क्योंकि वहीं से बनता है ये। जैसे हमारे मान लो ये सपोज दैट बोन्स हो गए, बोन में पड़े हो गए, हमारे बोन में आरबीएम होता है, रेड बोन मैरो, एपिफाइसिस हो गई, इस यहीं पे होती है। आरबीएम वाईबीएम पड़े हो गए +1 में, तो यहाँ पे ये जो एपिफाइसिस के जस्ट नीचे टिप ऑफ बोन पे होता है ये, इसको बोलते हैं हम आरबीएम, रेड बोन मैरो, इसको बोलते हैं रेड बोन मैरो। बीच में होता है फिर यहाँ वाईबीएम पड़े हो गए, येलो बोन मैरो, इमरजेंसी कंडीशन में ये ब्लड बनाने का काम करता है। खैर ये यहाँ का टॉपिक नहीं है। इसी आरबीएम में जो ब्लड सेल बनती है, स्टेम सेल बनाती है, ध्यान रहे, स्टेम सेल जिस ब्लड सेल को बनाती है दैट इज कॉल्ड लिम्फोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अब होता क्या है, ये लिम्फोसाइट यहाँ पे इनडिफरेंशिएट मतलब अनडिफरेंशिएट होती है। यहाँ से कुछ लिम्फोसाइट्स जो होती है वो चली जाती है कहाँ पे, तो थाइमस ग्लैंड में, थाइमस ग्लैंड, इसको भी +1 में पढ़े हो गए। थाइमस ग्लैंड न्यूबॉर्न बेबी में या हमारे चाइल्डहुड में सबसे लार्ज डेवलप होता है, वाइडली डेवलप होता है। जैसे जैसे एज एडवांसिंग होते जाती है ये धीरे धीरे डीजेनरेट होते होते ओल्ड एज में कंप्लीट डीजेनरेट हो जाता है ये। खैर वो बात की बात है। लिम्फोसाइट जब टी सेल में जाएगा तो उस तरह के लिम्फोसाइट को हम बोलेंगे टी सेल, सॉरी वो लिम्फोसाइट जो थाइमस सेल में जाकर के मैच्योर होगा और प्रोलिफरेट होगा, डिफरेंशिएट होगा, डिवाइड होगा, उसको बोलेंगे हम टी सेल, या इसी को बोलते हैं टी लिम्फोसाइट्स। ये टी लिम्फोसाइट हमारे थाइमस ग्लैंड में जाकर के 4 डिफरेंट सेल्स में डिफरेंशिएट होती है या प्रोलिफरेट होती है। एक होता है हेल्पर टी सेल जिसको बोलते हैं टीएच, दूसरा होता है टीसी सेल, साइटोटॉक्सिक सेल या किलर टी सेल, यहाँ मैं किलर टी सेल लिख देता हूँ, या साइटोटॉक्सिक टी सेल, तीसरी होती है मेमोरी टी सेल और चौथी होती है सप्रेसर टी सेल। ये 4 तरह के सेल्स में डिफरेंशिएट होती है और ये चारों तरह के सेल मिल करके कंबाइन होकर के जिस इम्यून को बनाते हैं या इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, इसी को CMIS बोलते हैं। तो एक इम्यूनिटी जो डेवलप होती है वो कौन डेवलप करता है, टी सेल डेवलप करता है अकेले। कहाँ जा करके, थाइमस ग्लैंड में जाता है। लिम्फोसाइट है, जब थाइमस ग्लैंड में जाएगा तभी टी सेल बोलेंगे, यहाँ टी सेल नहीं बोलेंगे। बोन मैरो में उसको टी सेल नहीं बोलेंगे, बोन मैरो में तो लिम्फोसाइट ही बोलेंगे। ये लिम्फोसाइट जब हमारे थाइमस ग्लैंड में जाएगा तो उसको बोलेंगे टी सेल, वहाँ जा करके मैच्योर होगा। इससे एक हार्मोन रिलीज होता है थाइमोसिन, वही थाइमोसिन इसको क्या करेगा, मैच्योर करेगा। टी सेल को मैच्योर कौन करता है, थाइमोसिन, ये एक हार्मोन है, ये थाइमोसिन मैच्योर करेगा टी सेल को।
मतलब वो लिम्फोसाइट जो थाइमस ग्लैंड में चला गया उसको बोलेंगे टी सेल, और मैच्योर करके ये 4 सेल में प्रोलिफरेट करेगा, 4 सेल में डिफ्रेंशिएट करेगा इसको। हेल्पर टी सेल, किलर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल, मेमोरी टी सेल और सप्रेसर टी सेल, ये चारों मिल करके जिस इम्यून को बनाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। अब क्या होता है, सम लिम्फोसाइट्स रिमेन विद इन बोन मैरो, सम lymphocytes remain within bone marrow, ये बोन मैरो में ही रह जाते हैं, रिमेन विद इन बोन मैरो। अब वो लिम्फोसाइट जो बोन मैरो में ही रह गया, उस लिम्फोसाइट को हम बोलते हैं बी लिम्फोसाइट या बी सेल। इसको क्या बोलेंगे, बी सेल या बी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। दीज बी लिम्फोसाइट्स फर्दर डिफरेंशिएटेड इनटू 2 सेल, दीज lymphocyte further differentiated into 2 cell. First one is plasma B cell, and second one is memory B cell, ये 2 तरह की होती है। अब प्लाज्मा बी सेल जो होती है ये एक स्पेशलाइज्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन या एंटीजन बनाती है, स्पेशलाइज्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाती है जिसको हम एंटीजन कहते हैं, और वो एंटीजन 5 तरह के होते हैं। प्लाज्मा बी सेल क्या करती है, 5 तरह के इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स बनाती है। कौन कौन बनाती है, IgA, I फॉर इम्यूनो, G फॉर ग्लोब्यूलिन, A फॉर अल्फ़ा, इम्यूनोग्लोब्यूलिन अल्फ़ा या अल्फ़ा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। दूसरा बनाती है IgD, डेल्टा इम्यूनोग्लोब्यूलिन। तीसरा बनाती है IgE, एप्सिलॉन इम्यूनोग्लोब्यूलिन। चौथा बनाती है IgA, IG गामा, IgG गामा इम्यूनोग्लोब्यूलिन, और IgM म्यू इम्यूनोग्लोब्यूलिन। ये 5 इम्यूनोग्लोब्यूलिन और मेमोरी सेल ये दोनों मिल करके जिस इम्यूनिटी को बनाते हैं दैट इज कॉल्ड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। तो ये 2 तरह के इम्यून सिस्टम बनते हैं हमारे बॉडी में, एक बनता है सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम और दूसरा बनता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। इसमें जो भी एंटीजन आएगा ये चारों मिलकर मारेंगे, अकेला कोई मार नहीं सकता। हालांकि इसमें भी है जो रिसेप्टर्स होता है वो सिर्फ किलर के पास होता है, बाकी तो हेल्प, अभी बताते हैं इसके फंक्शन, बाकी तो इसकी हेल्प करते हैं। दूसरा, ये हेल्पर सेल सिर्फ खुद कुछ नहीं करता है, किलर को ही नहीं एक्टिवेट करता है, इस मतलब प्लाज्मा सेल को भी एक्टिवेट करता है। खैर ये दोनों मिल करके कैसे एंटीबॉडी को डिस्ट्रॉय करते हैं, पहले हम लोग डिस्कस करेंगे CMIS, फिर डिस्कस करेंगे AMIS। तो आइए डिस्कस करते हैं CMIS। इसको चाहो तो बना सकते हो, वीडियो पॉज करके, फ़ायदा करेगा ये आगे चल के। कहीं बुक में इस तरह से दिया नहीं है, बुक में डायरेक्ट डिस्टिंग्विश कर दिया है, लेकिन यह ध्यान रहे कि लिम्फोसाइट ही 2 तरह की इम्यूनिटी बनाती है हमारी बॉडी में। एक बनाती है CMIS, दूसरी बनाती है AMIS। आइए आगे डिस्कस करते हैं CMIS को, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। ये चारों सेल मिल करके किस तरह से एंटीजन पे अटैक करते हैं, एंटीजन को डिस्ट्रॉय करते हैं या एंटीजन को हमारी बॉडी से ख़त्म करते हैं, इसके डिस्कशन करते हैं। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम फर्स्ट देखते हैं CMIS, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम, ठीक है, सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम। आइए इसमें देखते हैं। अब ये सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम जो होता है हमारी बॉडी में, अभी हमने बताया कि इसमें 4 तरह की सेल्स होती है। चारों तरह के सेल्स के बारे में पहले डिस्कस कर लेते हैं। एक तो हो गए, पहले नाम लिख देता हूँ मैं, एक हो गए हेल्पर टी सेल जिसको हम बोलते हैं TH। दूसरे हो गए साइटोटॉक्सिक टी सेल, इसको बोलते हैं TC, या किलर टी सेल।
टीके, थर्ड हो गए हेल्पर साइटोटॉक्सिक, तीसरे हो गए मेमोरी टी सेल टीएम, और फोर्थ जो हो गए वो हो गए सप्रेसर टी सेल, सप्रेसर टी सेल या टीएस। ये 4 तरह के सेल्स हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। अब देखो होता कैसे है, ये चारों काम कैसे करते हैं। एक्चुअल में सबसे मोस्ट न्यूमरस बोला जाता है कि हेल्पर टी सेल होता है। हेल्पर टी सेल एक ग्रोथ फैक्टर रिलीज करता है, जो ग्रोथ फैक्टर इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को एक्टिवेट करता है प्रोलिफरेशन के लिए। इसी को ही नहीं, प्लाज्मा बी सेल को भी 5 एंटीबॉडी बनाने के लिए स्टिमुलेट करता है। अब हेल्पर सेल की फंक्शन को देखते हैं। इसकी फंक्शन को हम ऐसे समझ लेते हैं कि अगर मान लो सपोज दैट हमारे बॉडी में कोई भी एंटीजन आया, या ये समझ लो ना, जैसे आप किसी ऑफिस में जा रहे हो, तो ऑफिस में जा रहे हो, यहाँ पे अगर दरवाजे लगे हुए हैं, यहाँ पे बड़ा सा ये चैम्बर अंदर पीछे लगा हुआ है, यहाँ पे हेल्प डेस्क लगा है, मे आई हेल्प यू लिखा रहता है कॉर्नर में, मे आई हेल्प यू। अब ये मे आई हेल्प यू लिखा रहता है यहाँ पे जो भी बैठा रहेगा उसके पास अंदर के सारे चैम्बर का इन्फॉर्मेशन होगा कि भाई अंदर इस चैम्बर में कौन कौन लोग हैं। पता चला अंदर इस चैम्बर में 4 लोग हैं, कौन कौन है, तो एक जो है वो किलर है या साइटोटॉक्सिक है, दूसरा कौन है तो मेमोरी वाला है, तीसरा कौन है तो सप्रेसर है, यानी कि ये टीएम है, ये टीएस है, ये टीके है। अब ये हेल्पर जैसे ही यहाँ पे टीएच के पास कोई भी एंटीजन आएगा तो ये तुरंत यहाँ से सिग्नल भेजेगा हमारे ब्लड के थ्रू, टिश्यू फ्लूइड के थ्रू, किसके पास, किलर के पास। किलर के पास क्या होता है, रिसेप्टर्स होते हैं, वो रिसेप्टर रिकॉग्नाइज करते हैं उस एंटीजन को और तुरंत उसको मारने के लिए एक्टिव हो जाते हैं। ये इसी को नहीं भेजता है, प्लाज्मा बी सेल को भी भेजेगा, प्लाज्मा बी सेल को भी एक्टिवेट करेगा। तो ध्यान रहे, हेल्पर सेल कुछ मारेगा नहीं, कभी डिस्ट्रॉय नहीं करेगा एंटीजन को, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, अलार्मिंग क्रिएट कर देगा, सिग्नल क्रिएट कर देगा, अलार्म रिलीज कर देगा हमारे टिश्यू फ्लूइड में और ब्लड में कि एंटीजन की एंट्री हो चुकी है, पैथोजन की एंट्री हो चुकी है, सभी एक्टिव हो जाओ। जैसे हुटर या सायरन बजता है कि भाई आग लग गई या चोरी हो गया या ये भूकंप आ गया, हुटर होता है, सायरन होता है, लोग भागना शुरू करते हैं। तो यहाँ भागते नहीं हैं, ये अपनी हथियार लेकर के तैयार हो जाते हैं, जैसे सेना में होता है, हुटर बज गया, सारे अपने अपने आर्म्स लेकर तैयार हो गए, भाई फायरिंग करो, क्या है, अटैक हो चुका है। तो यहाँ भी यही कंडीशन होती है। तो हेल्पर सेल क्या करेगा कि जब एक बार अलार्म रिलीज करेगा, किलर अब आएगा, किलर क्या करेगा कि किलर के पास रहता है 2 तरह से किलर मारेगा, बताया था मैंने। एक तो परफोरिन रिलीज करके एनके सेल बताया था, तो उसमें बताया था, एक बताया था परफोरिन रिलीज करना और एक बताया था मैंने एपोप्टोसिस। 2 तरह से ये किल करते हैं। एक बताया था मैंने कि यहाँ मैं लिख देता हूँ, इसको हटाओ ना, इसको मिटा करके मैं लिख देता हूँ कि एक बताया था मैंने कि परफोरिन रिलीज करता है। परफोरिन प्रोटीन होता है, क्रिस्टल होता है प्रोटीन का, जो जाकर के एंटीजन की बॉडी में छेद बना देगा, पोर बना देगा। उससे टिश्यू फ्लूइड इतना भर जाएगा एंटीजन में कि एंटीजन पहले स्वेल करेगा और बाद में ब्लास्ट हो जाता है, एंटीजन की ब्लास्ट हो जाएगा, फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा टिश्यू फ्लूइड में, फिर मैक्रोफेज जाकर के उसको खा जाते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिसको हम सेलुलर डेब्रिस बोलते हैं। सेल के अंदर के जो कचरे होते हैं सेलुलर डेब्रिस, उसको तो मैक्रोफेजेज खाते रहते हैं, तो मैक्रोफेजेज खा जाते हैं उसको। बॉडी में अगर गया किसी पर्टिकुलर ऑर्गन में, जैसे लीवर सेल है, उसमें कुफर सेल होते हैं, कुफर सेल क्या करता है, सेलुलर डेब्रिस को डिस्ट्रॉय कर देता है। फैगोसिटिक सेल होता है, तो हिस्टोसाइट से कनेक्टिव टिश्यू में होते हैं, हर जगह है। माइक्रोग्लियल सेल है ब्रेन में, मैंने बताया था, लिखा है भी था सारा। अब देखो मैं ये बता रहा था कि हेल्पर सेल ने क्या किया, अलार्म रिलीज किया, ये TH, इसने क्या रिलीज किया, अलार्म या ग्रोथ फैक्टर, अलार्म बोल लो इसको। अब ये रिलीज किसको किया, तो एक तो रिलीज किया प्लाज्मा बी सेल को, प्लाज्मा बी सेल को एक्टिवेट किया, एक्टिवेट प्लाज्मा बी सेल। अब ये प्लाज्मा बी सेल क्या बनाएगा, एंटीबॉडी,
और दूसरा किसको एक्टिवेट किया, किलर टी सेल को या साइटोटॉक्सिक टी सेल को, टीसी को या टीके को। अब ये टीसी या टीके एक ही नाम है भाई, किलर साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल, ये क्या करेगा, सिंथेसाइज करेगा एक प्रकार का प्रोटीन या क्रिस्टलाइन प्रोटीन। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन जो होगा इस तरह से मान लो ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन रिलीज कर दिया। ये क्रिस्टलाइन प्रोटीन, अब मान लो सपोज दैट कोई एंटीजन आ गया, ये एंटीजन आ गया, इस एंटीजन को क्या करते हैं, खुश बना देते हैं। चूँकि आया है ये, इसको ये समझे कि मैं तो आया हूँ, मारूंगा, खाऊंगा, मज़े से रहूँगा, खुश है बेचारा कि आए अब तो कुछ ना कुछ करेंगे ही। तो ये घुस गया बॉडी में खुशी खुशी, चलो भाई नया बॉडी मिला है, कुछ खाने को मिलेगा। तब तक पता चला कि इस एंटीजन इसका रिफ्लेक्स किसको मिल गया था, हेल्पर को मिल गया था रिफ्लेक्स। और जैसे ही रिफ्लेक्स मिला इसने एक्टिवेट किया किसको, प्लाज्मा बी सेल को और टीके। इसके ऊपर होता है रिसेप्टर्स, ये रिसेप्टर्स अब रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देते हैं, इसके ऊपर रिसेप्टर्स लगे होते हैं। ये रिसेप्टर्स रिकॉग्नाइज करके इसको ये सीक्रेट क्या करेंगे, परफोरिन, ये परफोरिन प्रोटीन रिलीज कर दिए। ये परफोरिन प्रोटीन जब आएगा, परफोरिन एक तरह का प्रोटीन होता है, ये परफोरिन आ करके और इसके बॉडी में कहीं भी पोर बना देगा, होल बना देगा। ये परफोरिन आएगा यहाँ पे और इसमें क्या बना देगा, तो होल बना देगा। अब इस होल से, होल बनने के बाद इसके अंदर टिश्यू फ्लूइड घुसना शुरू हो जाएगा। होल बन गया यहाँ पे, अब इस होल से टिश्यू फ्लूइड आने लगेगा। जब टिश्यू फ्लूइड अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा। इसकी कंडीशन ये हो जाएगी कि ये फूलना शुरू हो जाएगा और फूलते फूलते इतना ज़्यादा फूल जाएगा कि ये पूरा का पूरा गुब्बारे की तरफ ब्लास्ट हो जाएगा, फट जाएगा। फटते ही सारे के सारे इसके सेल इंक्लूजन या साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म, बैक्टीरिया है तो प्रोटोप्लाज्म, प्रोटो जो है तो भी उसका साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म पूरा स्कैटर्ड हो जाएगा। स्कैटर्ड हो जाएगा, हमारे सेलुलर डेब्रिस में मिक्स हो जाएगा, ईसीएफ में मिक्स हो जाएगा। उसको फिर क्या कहते हैं, मैक्रोफेजेज खा पी के पचा देगा। इस फिनोमिनॉन को हम बोलते हैं एंटीजन परफोरिन बताया था ना मैंने, दो नाम बताया था। एक तो बताया था मैंने कि ये रिलीज करेगा क्या, परफोरिन, तो परफोरिन रिलीज करेगा। दूसरा बताया था मैंने, एक और बताया था ना जिसके थ्रू ये डिस्ट्रॉय कर देता है, परफोरिन रिलीज करना, परफोरिन रिलीज करके डिस्ट्रॉय करना। और एक बताया था मैंने कि एपोप्टोसिस होता है। परफोरिन रिलीज करने के लिए एक स्पेशल टर्म बताया था, मुझे याद नहीं आ रहा है, मैंने लास्ट वीडियो मतलब इसके पहले वाला वीडियो देखना, उसमें बता रखा है मैंने। तो ये परफोरिन रिलीज करके ये पूरा का पूरा यहीं से क्या करा देगा, इसको ब्लास्ट करा देगा। ये पूरा का पूरा फट जाएगा और फटते ही इसके सारे मटेरियल्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, इसमें से बाहर आ जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरह से ये एंटी जो होते हैं ये किलर टी सेल, साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। अब मेमोरी टी सेल क्या करता है, ये तो हो गए हेल्पर और किलर। तो ध्यान रखना, हेल्पर टी सेल क्या करेगा, अलार्म रिलीज करेगा। ये अलार्म क्या करेगा कि प्लाज्मा बी सेल को और साइटोटॉक्सिक टी सेल को या किलर टी सेल को एक्टिवेट करेगा। ये किलर टी सेल के पास रिसेप्टर्स होता है रिकॉग्नाइज करने का, हेल्पर के पास नहीं होता है रिकॉग्निशन कोई सेंटर। अभी एक्टिवेटेड किलर सेल क्या करेगा, परफोरिन रिलीज करेगा। ये परफोरिन जाकर के एंटीजन की बॉडी में होल बना देगा, जिससे टिश्यू फ्लूइड भर जाएगा। भरने का कारण पहले स्वेलिंग होगा, बाद में रप्चर हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है। तो इस तरह डिस्ट्रॉय हो जाता है। तीसरा काम क्या करता है मेमोरी सेल की, इसकी मेमोरी बना कर रख लेगा। मेमोरी सेल क्या करेगा, इसकी मेमोरी बना के रख लेगा। अब मेमोरी सेल ने एक बार अगर इसकी ये जितना भी काम बताया इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मेमोरी सेल ने एक बार जब अगर कोई मेमोरी बना लिया, मेमोरी सेल ने एक बार अगर मेमोरी बना लिया तो इन फ्यूचर अगर वही एंटीजन आया, टीएम मेमोरी सेल, अगर ये इसकी मेमोरी बॉडी में हमारी बनी हुई है और ये दोबारा अगर अटैक कर गया हमारी बॉडी में, तो ये मेमोरी सेल फिर से डिफरेंशिएट होगा 4 सेल में। एक डिफरेंशिएट होगा हेल्पर में, दूसरा किलर में, तीसरा सप्रेसर में और चौथा एडिशनल मेमोरी में।
यानी कि यही मेमोरी सेल बाद में प्रोलिफरेट करता है। इसके पास मेमोरी है तो ये तुरंत जल्दी क्या करेगा, हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी में फिर से डिफ्रेंशिएट हो गया, और उस समय बहुत तेज़ी से सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स इसलिए क्विक होता है क्योंकि मेमोरी बेस्ड होता है। पहले से आपके पास मेमोरी है, जैसे अच्छा पहले से कोई आपके आ करके आपको ये बोल जाए कि कल आके मारूंगा या इस डेट को मारूंगा, आप भी अपना प्रिपेयर करके रखोगे, नहीं होगा पुलिस को बुला लोगे, कुछ ना कुछ प्रिपरेशन रखोगे। अचानक कोई आके मारने लगा तो उस कंडीशन में तो मार पीट के भाग जाएगा। लेकिन अगर एक बार बोल गया तो मेमोरी को अगर पता है तो तब तो ये बहुत तेज़ी से बनेंगे। जैसे एक बार मिसाइल बनाने का फॉर्मूला आ गया तो बहुत तेज़ी से मिसाइल बन जाएगा, लेकिन मिसाइल बनाने में, डेवलप करने में हमारे पास टाइम लगेगा। तो यही कंडीशन यहाँ भी हमारे बॉडी सेल की है। तो मेमोरी एक बार अगर बन गया तो बहुत क्विक एक्शन लेता है। तो ध्यान रखना, मेमोरी सेल ही इन फ्यूचर अगर सेम एंटीजन आते हैं तो ये 4 सेल में फिर से डिफ्रेंशिएट या प्रोलिफरेट होती है। कहाँ पे? तो किस किस में? हेल्पर, किलर, सप्रेसर और मेमोरी में। ये कहाँ होती है? तो ये हमारे लिम्फ नोड में होगी। इसके अलावा लिम्फॉइड ऑर्गन कह लो ना, जितने लिम्फॉइड ऑर्गन, प्राइमरी और सेकेंडरी 2 लिम्फॉइड ऑर्गन होते हैं। तो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन में 2 है, बोन मैरो और थाइमस ग्लैंड। तो एक बार जब बोन मैरो से ये बोन मैरो या थाइमस से जब ये सेकेंडरी में आ गई तो सेकेंडरी में ये मेमोरी सेल मरने के पहले डिवाइड होकर के फिर 4 सेल बना के मर जाएगी, फिर ये डिवाइड होकर 4 सेल, मतलब ये प्रोलिफरेट करते रहते हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं और ये चलता रहता है मेमोरी सेल। ये था चौथा बताया था मैंने, सप्रेसर सेल। इसकी खासियत ये होती है कि ये क्या करता है कि साइटोटॉक्सिक टी सेल को, टीसी को या टीके को ये रेगुलेट करता है, इसलिए इसको हम रेगुलेटर टी सेल भी बोलते हैं। सप्रेसर सेल को क्या कहते हैं? रेगुलेटर टी सेल भी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, इस साइटोटॉक्सिक टी सेल को रेगुलेट करता है कि भाई ये एंटीजन इतने ही एंटीबॉडी बनाने हैं या परफोरिन बनाने हैं, इससे ज़्यादा परफोरिन नहीं बनाने हैं। ये सेल्फ सेल है, ये नॉन सेल्फ है, डिस्क्रिमिनेट कराने की कैपेसिटी देता है। एंटीजन अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा एक्टिवेट करेगा, एंटीजन कम है तो कम एक्टिवेट करेगा। कुल मिला के इस जो साइटोटॉक्सिक टी सेल या किलर टी सेल है, इसकी चाबी होती है सप्रेसर के पास। मतलब अगर ज़्यादा एंटीजन है तो ज़्यादा परफोरिन बनवाएगा इनसे, अगर कम एंटीजन है तो कम परफोरिन बनवाएगा। तो इस तरह अगर ज़्यादा परफोरिन बन गया तो हो सकता है सेल्फ सेल डैमेज हो जाए, उस कंडीशन में ये रेगुलेट करता है। इसलिए सप्रेसर को हम क्या बोलते हैं? रेगुलेटर टी सेल भी बोलते हैं। तो ये सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम होती है, इस तरह से हमारी बॉडी सेल को बचाने का काम करती है। काम क्या क्या करती है ये देख लो। तो 4 इनके फंक्शन होते हैं। एक तो फंक्शन ये हो गया कि कोई भी एंटीजन आएगा उसको डिस्ट्रॉय करेगी, उसकी मेमोरी बना के रख लेगी। दूसरा काम ये करती है कि ये कैंसरस सेल को डेवलप होने से रोकती है, कैंसरस सेल के लिए इनहिबिटरी का काम करती है। और तीसरा जो मेन फंक्शन होता है इसका, वो ग्राफ्ट रिजेक्शन। पूछा जाता है कि वो कौन सी इम्यूनिटी है जो क्या करती है? ग्राफ्ट रिजेक्शन करती है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब ये हो गया, कोई भी जब ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है तो देखना, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में कभी भी सिमिलर ब्लड ग्रुप या टिश्यू उसको मैच किया जाता है, टिश्यू फ्लूइड को या मेन ब्लड को मैच किया जाता है। अगर मैचिंग नहीं हुआ टिश्यू फ्लूइड ब्लड तो हम कभी भी क्या कहते हैं? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन नहीं करते हैं, अदरवाइज ग्राफ्ट रिजेक्शन हो गया। जैसे मैचिंग किया किडनी का, किडनी ट्रांसप्लांट करना है, हमने बिना मिसमैच किडनी लगा दिया। अब ये CMI जो किडनी लगी है ना, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना एंटीबॉडी ना कहो, उस किडनी को ये डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे जा करके। ये किलर सेल उसको डैमेज कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, फिर डेथ की कंडीशन आ जाएगी। हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है, हार्ट ट्रांसप्लांट अगर हुआ है, पता चला कि मिसमैच हो गया, तो उस कंडीशन में भी ये क्या करेगा? ग्राफ्ट रिजेक्शन शो कर देगा, यानी कि जो ऑर्गन लगे हैं उसको डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देंगे। तो इसलिए ऑर्गन बी सेल नहीं करता है, मतलब AMI जो होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करता है। याद रखना, ग्राफ्ट रिजेक्शन जब भी शो करेगा तो कौन करेगा? CMIS करता है। AMIS ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करता। AMIS को नहीं बहस है कि कौन ऑर्गन लगाए कौन ऑर्गन नहीं लगाए, क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड में काम करता है CMI। तो CMI टिश्यू फ्लूइड में काम करता है, और कोई भी ऑर्गन लगेगा उसके सराउंडिंग जो होता है वो ECF होता है, टिश्यू फ्लूइड होता है, या सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर मटेरियल होता है, और उसी में ये रहेगा, इसलिए ग्राफ्ट रिजेक्शन शो करता है। ये ब्लड में मेनली हमारे फ्लो करता है, प्लाज्मा में रहता है, सीरम में रहता है। ऑर्गन में डायरेक्ट प्लाज्मा सीरम जाता नहीं है किसी भी ऑर्गन में, इसलिए AMI जो होता है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन शो नहीं करता है। ग्राफ्ट रिजेक्शन जब भी शो करेगा तो कौन करेगा? CMI करेगा। क्यों? क्योंकि ये टिश्यू फ्लूइड में रहता है। कोई भी ऑर्गन है उसमें टिश्यू फ्लूइड जरूर रहेगा। तो ये था सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम।
इनके फंक्शन थे ये। 2 यहाँ क्वेश्चन जरूर याद रखना कि एक ग्राफ्ट रिजेक्शन कौन सा करेगा, CMI, AMI नहीं करेगा। दूसरा याद रखना कि कैंसर के खिलाफ, कैंसर का इनहिबिटर या सप्रेसर सेल जो होता है वो CMI होता है, AMI नहीं होता है। यहाँ पे ये खत्म हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में हम AMI का डिस्कशन करेंगे। AMIS का सेल मेडिएटेड इम्यून खत्म हो गया। इसके नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यून सिस्टम का। ओके।